खलजी डायनेस्टी, यही वो टॉपिक है जिससे हम लोग इस क्लास की शुरुआत करेंगे, इस कक्षा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसी की बात करते हुए अपने कक्षा को विराम दिया था और हम लोगों ने बोला था और हम लोगों ने बात की थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो यहीं से यानी कि जलालुद्दीन खलजी वाली जो बात है या फिर जो उसका डायनेस्टी है उसके आधार पर या फिर वहीं से बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 1290 से 1320 वाले खलजी डायनेस्टी की और भी बहुत सारी बातें हम लोग इस कक्षा में करेंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस कक्षा में और सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे जलालुद्दीन खलजी का, जो कि 1291 से लेकर 1296 यानी कि 91, 92, 93, 94, 95, 96 यानी कि इस 6 वर्ष में अपने आप को शासक बनाया या फिर इस 6 वर्ष तक उसने शासन किया। 91 से लेकर 96 होता 5 वर्ष है, लेकिन ये जो 6 वर्ष है 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये 6 वर्ष में इसने अपने आप को शासक बनाए रखा। जलालुद्दीन खलजी असेंडेड थ्रोन एट अ वेरी ओल्ड एज, यह जब शासक बना तो उस समय यह बहुत बूढ़ा हो चुका था, यानी कि यह इसका एज ज्यादा हो गया था। ही वॉज मर्डर्ड बाय नेफ्यू विच टुक हिज थ्रोन इन 1296 और इसको इसके भतीजे ने मार दिया और इसके भतीजे ने इसको मारकर 1296 में इस खलजी डायनेस्टी को अपने कब्जे में कर लिया, यानी कि खलजी डायनेस्टी का शासक बन गया इसका भतीजा जलालुद्दीन खलजी का। और जलालुद्दीन खलजी वही व्यक्ति है जिसने किसके पोते को मारा था, तो बलबन के पोते को मारा था। बलबन के पोता को मारा जलालुद्दीन खलजी और जलालुद्दीन खलजी को मारा उसका भतीजा, तो सब मार रहे हैं एक दूसरे को। हिज नेफ्यूज नेम वाज अलाउद्दीन खलजी और इसके भतीजा जो इसको मारा था, जो अगला रूलर बना, अगला शासक बना, उसका नाम था अलाउद्दीन खलजी। ये था जलालुद्दीन खलजी। अब बात आएगी अलाउद्दीन खलजी की। तो अब बात करते हैं अलाउद्दीन खलजी की, जो 1296 से लेकर 1316 तक रहा, 96 से लेकर 16 तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ क्या है अब इसकी बात करते हैं। पृष्ठ संख्या अभी जो हम लोग का है वो 25 है, जो आप लोग सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ ये आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो लिखा हुआ अलाउद्दीन खलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खलजी ही एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड द खलजी डायनेस्टी, इसने खलजी डायनेस्टी को आगे बढ़ाया, विस्तार किया और उसको मजबूत बनाया, इकट्ठा किया, एकत्रित किया। ही वांटेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड एंड कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर और सिकंदर ए सैनी, ये चाहता था कि पूरे दुनिया को जीत लिया जाए, यानी कि यह चाहता था कि मैं पूरे दुनिया का शासक बनूं और इसी के कारण से यह अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर सैनी कहता था, यानी कि सिकंदर सैनी या फिर दूसरा अलेक्जेंडर यह अपने आप को कहता था, क्योंकि यह चाहता था कि इसी की तरह यह भी पूरा दुनिया जीत जाए। ही इज बेस्ट नोन फॉर, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर अलाउद्दीन खलजी को किस चीजों के लिए याद किया जाता है इतिहास में। तो पहला यहां पर लिखा हुआ है कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, मालवा, राजस्थान, देवागिरी, वारंगल एंड दवार समुद्र। अब यहां पर इसने गुजरात, मालवा, राजस्थान, देवागिरी, वारंगल और ये जो दवार समुद्र है, ये सारे जगह पर इसने लड़ाई लड़ी और उसके आधार पर इसने उस क्षेत्र को अपने कब्जे में किया, यानी कि गुजरात से लेकर मालवा, मालवा से लेकर राजस्थान, देवागिरी, देवागिरी जो कि यादवों के द्वारा रूल किया जा रहा था, वारंगल जो कि कैकटियाज के द्वारा रूल किया जा रहा था और द्वार समुद्र जो कि होयसल्स के द्वारा किया जा रहा था रूल, इन सब पर इसने आक्रमण किया। आगे लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, टैकलिंग द मंगोल, यहां पर दूसरा पॉइंट है टैकलिंग द मंगोल मेनेस बाय स्ट्रेंथनिंग द फोर्ट्स एंड फ्रंटियर प्रोविंस अंडर
एबल जनरल, इसने मंगोल यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों को भी अच्छे तरीके से निपटाया, अच्छे तरीके से रोका, या फिर अपने शासन को विदेशी आक्रांताओं से भी रोका। ये खुद विदेशी था, जहां पर राज कर रहा था उसके लिए ये खुद विदेशी था, ये खुद आक्रांता था, लेकिन हाँ ये अपने लिए जो बने दूसरे आक्रांता थे, यानी कि मंगोल जो था, मंगोल से इसने अपने आप को मजबूती से डिफेंड किया, अपने क्षेत्र को मजबूती से अपने लोगों को मजबूती से प्रोटेक्ट किया और अपने आर्मी को, अपने सैन्य बल को मजबूत किया, ताकि बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र को मंगोलों से यानी कि विदेशी आक्रांताओं से बचाया जा सके। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में याद किया जाता है, या फिर इतिहास में एक पक्ष अलाउद्दीन खिलजी का यह भी है। अगला, मेजर टू प्रिवेंट रिवेलियन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ नोबल्स। अब यहां पर इसने जो अंदर का जो विद्रोह था, अंदर का जो विरोध था, उसको भी अलग अलग तरीके से इसने हैंडल किया, यानी कि वहां पर भी इसने सफलता पाई। रेवेन्यू बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द लैंड एंड स्पेशल अपॉइंटिंग रेवेन्यू ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्स। अब यहां पर इसने जो पैसा है, जो टैक्स है, जो कर है, जो आय है, इन सारे चीजों को भी इकट्ठा करने के लिए, इन सारे चीजों को भी सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग समझदार लोगों को, अलग अलग रिस्पॉन्सिबल लोगों को गठित किया, बनाया, उनको जिम्मेदारी दिया, और उसके आधार पर ये इन सारे चीजों में भी इसको सफलता मिली। स्टार्टिंग अ सिस्टम ऑफ मार्केट कंट्रोल अंडर विच द प्राइस ऑफ वेरियस कमोडिटीज वाज फिक्स्ड। अब इसने बाजार को नियंत्रित करने के लिए भी एक प्रणाली को स्थापित किया, या फिर अपने तरीके से बाजार को नियंत्रित करने के लिए भी अलग अलग कार्य किए, जैसे जहां पर उसने अलग अलग कमोडिटीज के, अलग अलग वस्तुओं के, अलग अलग सेवाओं के प्राइस को यानी कि मूल्य को फिक्स किया, निर्धारित किया। सेपरेट मार्केट वेयर एस्टेब्लिश्ड अंडर मार्केट सुपरिटेंडेंट और शहानाज। इसने अलग अलग मार्केट्स को, अलग अलग मार्केट सुपरिटेंडेंट, जो वहां का, जिसको इसने वहां का मेन मुखिया बनाया, या फिर जिसको शहानाज कहते हैं, उसके अंडर में अलग अलग मार्केट को इसने एस्टेब्लिश किया, अलग अलग बाजार को इसने स्थापित किया। देयर वेयर 3 मेन मार्केट, 3 मेन मार्केट इसने बनाए, एक अनाज के, 1 फॉर फूड ग्रेन, द सेकेंड फॉर कॉस्टली क्लॉथ, महंगे वस्त्र के लिए एक, और थर्ड फॉर स्लेव, हॉर्सेज एंड कैटल्स, और तीसरा जो है वो दास, घोड़े और अलग अलग मवेशियों के लिए। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वेयर प्रेस्क्राइब फॉर दोज हु चीटेड और वायलेटेड रूल, और जो भी रूल को, नियम कानून को जो भी फॉलो नहीं करेगा, तोड़ेगा, उल्लंघन करेगा, उसके लिए इसने कठोर दंड का प्रावधान रखा था। आगे अगला लिखा हुआ पृष्ठ संख्या 26 पर हम लोग आ चुके हैं। अगला लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इंट्रोड्यूसिंग हुलिया इन द आर्मी अंडर दिस अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्डर वाज रिकॉर्डेड। इसने आर्मी में यानी कि सैन्य क्षेत्र में एक हुलिया का सिस्टम, हुलिया का प्रणाली जो है वो लागू किया, स्थापित किया, जिसमें हुलिया में क्या था, तो इसमें जितने भी सैनिक हैं सबके बारे में जानकारी थी, सबके बारे में लिखा हुआ था, सबके बारे में जो जो जानकारी उसको रिकॉर्ड किया गया था। द कैवेलरी यूज्ड डैग ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेज विद द रॉयल इंसिग्निया। अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीजों का भी प्रयोग किया गया आर्मी में, जैसे घोड़ा, घोड़ा से जुड़े हुए और भी बहुत सारी चीजें जो सैन्य अधिकारी जो हैं वो प्रयोग करते थे। रेगुलेटिंग द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो भी महत्वपूर्ण वस्तु और सेवाएं थी उसके लिए इसने प्राइस को, मूल्य को निर्धारित किया या फिर अपने तरीके से नियंत्रित किया। ऑर्गेनाइजिंग अ वेरी एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, इसने भी एक बेहतरीन या फिर अच्छा कुशल स्पाई सिस्टम यानी कि जासूसी प्रणाली को स्थापित किया। अ वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी's डेथ इन AD 1316। वर्ष 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी मर गया तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ गए, क्योंकि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का डेथ हुआ था, यानी कि इसकी जो मृत्यु हुई थी वो या तो बीमारी से या तो उम्र के कारण से हुई थी, यहां पर इसको किसी ने मारा नहीं था। तो इन AD 1320 पावर वेंट इनटू द हैंड ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, और इसके बाद
वर्ष 1320 में 1316 में मरा, सारे लोग लड़े कि हम बनेंगे, मैं बनूंगा। इसमें क्या होता है कि 4 वर्ष लगे, 1320 में घियासुद्दीन तुगलक जो है उसके हाथ में सारा शक्ति चला जाता है, जो कि तुगलक डायनेस्टी का संस्थापक बनता है। यानी कि हम लोगों ने ममलूक को देखा, ममलूक वाला जो लास्ट था बलबन को मारकर फिर यहां पर कौन से अगले डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ, तो ये वाला जो अलाउद्दीन खिलजी वाला जो डायनेस्टी था, जिसको हम लोग खिलजी डायनेस्टी कहते हैं, जिसको जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया, इसको स्थापित किया गया। और इसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो तुगलक डायनेस्टी का फॉर्मेशन होता है, जिसको घियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। यानी कि अब जो हम लोग बात करेंगे अगले डायनेस्टी की, वो होगा तुगलक डायनेस्टी, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में देखा था कि हम लोग को कौन कौन से डायनेस्टी देखने हैं, तो ममलूक डायनेस्टी, खिलजी के बाद तुगलक के बाद हम लोग देखेंगे सैयद के बाद अंतिम में देखेंगे हम लोग लोधी डायनेस्टी। लेकिन उससे पहले आप लोग यह चित्र देख लें जो सामने आप लोगों के है पृष्ठ संख्या 25 पर। द एक्सटेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अंपायर, अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था वो कितना दूर तक फैला हुआ था वो यहाँ पर देखा जा सकता है, जो कि 1296 से 1316 के बीच का चित्र है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो अंपायर है वो जितना हरा वाला क्षेत्र है ये सारे में अलाउद्दीन खिलजी का शासन फैला हुआ था। इधर मदुरई वगैरह नहीं है, इधर वाला नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं है, ऊपर लद्दाख वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन लगभग पूरा भारत, इधर सिक्किम वाला आज का नहीं है, लेकिन लगभग पूरा भारत पाकिस्तान जो है यहाँ तक कि काबुल के सटे तक, यानी अफगानिस्तान, आज के अफगानिस्तान तक इसका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। और यहाँ पर लिखा हुआ है एक फैक्ट फाइल के तौर पर जो हम लोगों को देखना है, एक तथ्य के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है इसी के बारे में, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, खिलजी डायनेस्टी के बारे में। Malik Kafur was a slave brought for 1,000 dinars by Alauddin Khilji. Malik Kafur was a slave brought for 1,000 dinars by Alauddin Khilji. अब अलाउद्दीन खिलजी जो है एक स्लेव मालिक कफूर को लाता है, एक दास मालिक कफूर को लाता है बहुत सारे पैसे से, 1000 दिनार में। 1000 दिनार में, ये दिनार एक करेंसी है, 1000 दिनार में, 1000 दिनार में ये एक स्लेव को खरीदता है, या एक दास को खरीदता है। अलाउद्दीन खिलजी एक दास को खरीदता है जिसका नाम मालिक कफूर होता है। देयरफॉर ही वाज आल्सो नोन एज 1000 दिनारी, इसलिए इसको यानी कि मालिक कफूर को चूंकि 1000 दिनार में खरीदा गया है तो इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ही कमांडेड द खिलजी आर्मी दैट कंकर्ड द्वार समुद्र एंड मदुरई, और इसने खिलजी आर्मी को, खिलजी सेना को दिशा निर्देश दिया या फिर नियंत्रित किया या फिर उसका मुखिया बना, उसका हेड बना, या फिर खिलजी आर्मी को चलाया। और इसी के अध्यक्षता में खिलजी डायनेस्टी द्वार समुद्र और मदुरई जैसे क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया, अपने कब्जे में लिया। तो ये था मालिक कफूर यानी कि 1000 दिनारी वाले स्लेव की बात। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग आएंगे द तुगलक डायनेस्टी, यानी कि एक केस स्टडी के तौर पर हम लोग तुगलक डायनेस्टी को देखेंगे, जो कि पृष्ठ संख्या 26 पर सामने आप लोगों को दिख रहा है। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में तुगलक डायनेस्टी के साथ।